जिस तरह की कंडीशंस में रह रहे हैं, ना तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ना कोई नॉर्म्स है जिनका पालन हो रहा है, क्या यही एक रास्ता है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है इन छात्रों को? देखिए, एक मिनट जरा इधर आइए। अगर आप ये टर्की के वीडियोस ही देखते रहोगे तो अगोडा पर टर्की वेकेशंस वाले डील्स कब देखोगे? ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मिसप्लेस नहीं होना चाहिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में। प्रवीण जी, एक मेरा और सवाल है कि तब जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तब भी यही माहौल था, तब भी इसी तरह से तैयारी होती थी, या अब बदल गया है? नहीं, मैं एक एक करके ये आप तीनों से सवाल पूछूंगी। जी देखिए, ऐसा है, हमारे वक्तों में भी राव स्टडी सर्कल बड़ा पुराना था IAS का, ये कोई नया नहीं है, लेकिन तब थोड़ा आइसोलेटेड होते थे। अब जैसे जनसंख्या बढ़ गई है, एम्बिशियस हो गया है हर आदमी, यू नो, कंपैरेटिवली वी हैव बिकम मोर एम्बिशियस। हमारे पेरेंट्स भी हमारे को शुरू से इसी तरह से सिखाते हैं कि नहीं, यू हैव टू बिकम एन अचीवर, अचीवर, अचीवर। ओवरलोड है आपके ऊपर, तो ये ओवरलोड को टैकल करने का ये अच्छा तरीका नहीं है जी। यू बिकम डिजीज्ड। ठीक है सर, लेकिन कुछ छात्र कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात ले लेते हैं, वो बीच में। अब जी बताइए। हम सारी बातें सुन लेंगे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ आएंगे किसी भी को हम आपकी बात सुन लेंगे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ और सेफ्टी चाहिए यहाँ पे। हम यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, हमें आना पड़ेगा, हम गाँवों से आते हैं, घर पे इतना फैसिलिटी नहीं होगा, हमें यहाँ आना पड़ेगा, हमें यहाँ रिसोर्सेज चाहिए, सीनियर्स के नोट्स चाहिए, ऑनलाइन मिल जाएगा, मानना ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ आए तो यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए, बेसिक सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। अबे ओझा जी, ये तो उनके बेसिक डिमांड है ना, ये तो होना ही चाहिए। मैम, इस बार एक लड़की आई है, IAS क्वालिफाई किया, उसने, तृप्ति सिंह, मेरी जूनियर भी है, मेरे स्कूल से है, और उसने सारी तैयारी गोंडा जैसे छोटे से 3 टियर शहर में रहकर उसने तैयारी की है। इनकी बात एकदम जायज़ है, हमें एक माहौल चाहिए, नोट चाहिए। आज के इस ज़माने में मैम ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिल्ली एक बहुत बड़ा सेंटर है, पर इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना ये भी कम अच्छे सेंटर नहीं है मैम। जो आइसोलेशन की बात उठती है कि हमें, मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके घर, कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं जहाँ वाकई में वो घर में रह के नहीं पढ़ सकते। बिजनेसमैन का घर है, ब्यूरोक्रेट का घर है, पॉलिटिशियन का घर है, ऐसे घरों में लोग नहीं पढ़ सकते। दिन ब दिन लोग आते जाते रहते हैं, उनका निकलना मजबूरी है, लेकिन हर आदमी का निकलना मजबूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जहाँ चुनौतियां ज्यादा, लेकिन अभय जी, हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो डिबेट हो रही है ना, ये जो चल रही है छात्रों की मांगे, अवध ओझा जी माफ कीजिएगा, जो ये डिबेट चल रही है ये आज खत्म हो, ये इनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं। वो ये कह रही है छात्रा, और ये तमाम छात्र कह रहे हैं कि हम आए, हमारी कोई भी मजबूरी है, हम यहाँ आए हैं, तो हमारी सेफ्टी तो इंश्योर होनी चाहिए ना। अगर आप आए हैं और आप यहाँ रह रहे हैं तो आप अनसेफ एनवायरनमेंट में क्यों रहेंगे? क्योंकि सरकार है, प्रशासन है, इसकी जिम्मेदारी कोचिंग की भी है, अगर कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं उसकी भी है, आप जैसे अध्यापकों की भी है जो रोल मॉडल है इनके लिए। मैम मैं बता रहा हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, पिछले साल इन्हीं के ग्रुप में से, पिछले साल इन्हीं के ग्रुप में से, इन्हीं लोगों में से एक लड़के को पटेल नगर में लोकल लोगों ने गोली मार दी। वो वहाँ नेक्स्ट IAS का स्टूडेंट था, वो वहाँ पे उसको गोली मारी। मैं गया था मैम, सिर्फ एक आदमी गया था, उसके माँ बाप वहाँ हॉस्पिटल में, BLK हॉस्पिटल था, वहाँ बैठ के उसके माँ बाप रो रहे थे, कोई गया ही नहीं था। कोई गया ही नहीं था। मैं गया था उस लड़के से मिलने के लिए। इंडिविजुअल इतना बड़ा ये स्ट्रेंथ है मैम, इसकी एक ही सोल्यूशन है, रेगुलेटरी बॉडी। वो तुम मानो या ना मानो, पर इसका एक ही सोल्यूशन है। जी जी जी। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। पहले आपने ये बोला कि ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, बट सर एट द सेम टाइम जो फैंटेसाइजेशन करते हैं ना UPSC का, जैसे एस्पिरेंट सीरीज हो गया, कुछ भी हो गया, मूवीज निकलती है, तो इससे लोगों को ना इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आएंगे, हमारा ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसी मेरी लाइफ स्टोरी होगी। जैसे अभी 12th फेल आया, आपने देखा वो मूवी, तो वैसे एक फैंटेसाइजेशन होता है कि लोग वहां जाके पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फैंटेसाइज क्यों? अभी सर ने क्या कहा? एंड सर सेकंड चीज ये है, आपने बोला कि ग्रीवांस रेडिसल होना चाहिए, कोचिंग में आप कंप्लेन कीजिए, बट कोचिंग वालों के ऊपर हाथ किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, पॉलिटिशियन का होता है, तो जाएगा किसके पास? तो ये बड़ा सवाल है सर कि कोचिंग वाले सुन कहाँ रहे हैं, शिकायत तो सब कर रहे हैं ना। जी
एक एक करके सबके सवाल लेंगे, सबके सवाल लेंगे। एक मिनट हर तरफ जाता है करप्शन, हर तरफ होता है। कोचिंग में शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं होती है, वो कहते हैं आप चले जाओ, क्योंकि उनको डर नहीं है ना। मैम डर है उनको, मैम उनको बहुत बड़ा डर है। अगर ये कह दे सामूहिक तौर पर कि हम जा रहे, इन्हीं के बल पे तो वो जी रहे हैं मैम, इनका डर क्यों नहीं है? आपका डर है? सर सारा ओनस हम पे डाल रहे हैं। मैं एक एक करके माइक आएगा आपके पास, मैं सबके सवाल लूंगी, मैं सबके सर जो सवाल माइक से आएगा उसी का जवाब दीजिए। हाँ। ही इज ए एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, संजीव सर की डेथ के बाद भी इन्होंने क्लासेस ली हैं बेसमेंट में, हम सबको पता है और हम सब पढ़े भी हैं सर की क्लासेस में। ही इज ए एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियन बनने के बाद आएगी सर के अंदर। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्होंने क्या करा था जब संजीव सर की डेथ हुई थी, और ये अब कह रहे हैं कि हमारे। अरे मैंने विरोध किया था। नो सर, घर में पढ़ाया उसके बाद। अब तो सर आपने पढ़ाया बेसमेंट में, उसके बाद हम सब ने पढ़ाया आपसे। उसी के बाद से मैं निकला हूँ, वाजीराम से। सबसे बड़ा सवाल, दो बात बोलूंगा मैं। ऑनलाइन की बात आप दोनों कर रहे हैं सर, लेकिन ऑफलाइन को फैंटेसाइज भी आप ही द्वारा, टीचर्स के द्वारा किया जाता है सर। जब डिबेट होती है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की, तब बोले जाता है कि ऑनलाइन तो अच्छी बात है, ये वरदान है, लेकिन ऑफलाइन सबसे बढ़िया। और ऑफलाइन का सर, ऑफलाइन का मतलब एक क्लास में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये कहा जाता है कि ये बेहतर है। मैम अच्छा आप एक बात बताओ। ये कहा नहीं सर मेरा सवाल, आप लोगों को देखते हैं लोग, आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, आपके रील्स हर किसी के पास पहुंचती हैं, तो जब आप बताते हैं कि तुम जब ये लोगों को लगता है ना कि आपसे जाके पढ़ेंगे, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं और तमाम लोग जिनके नाम बड़े बड़े नाम हैं जो इस इंडस्ट्री के, उनकी क्लास में आने के लिए 800-800 बच्चा तैयार हो जाता है ना, क्योंकि आपको वो आइडलाइज कर रहा है। तो वो आप यहाँ पर कह रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मगर ऑफलाइन की तो वो उन्हें फैंटेसी हो रही है क्योंकि आप पोस्टर बॉय हैं उसके। मैम पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में शायद मैं ही एक आदमी हूं जो कोचिंग सीट्स की लिमिटाइजेशन की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे ने की है? मैं कह रहा हूं मैम, मैं कल पिछले 3 दिन से मैं उनको भी सुनेंगे ना, सर को भी तो सुनेंगे, सर को भी सुनेंगे ना। और जब तक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी मैम, जब तक कोचिंग इंडस्ट्री की रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी, ये समस्याएं चलती रहेंगी, क्योंकि इनकी समस्या सुनेगा कौन? जब तक एक रेगुलेटरी बॉडी आप सुनेंगी। आप चलिए, आज एक कांड हो गया, आप उसे शो कर रही हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनकी परेशानियां, जैसे उस लड़के ने अभी कहा कि हम सामूहिक तौर पे नहीं जाएंगे, तो इंडिविजुअल तौर पे तो किसी बॉडी के पास ही जाएंगे ना। तो सबसे बड़ी डिमांड, सबसे बड़ी आवश्यकता इस वक्त की क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी जो कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करे। तो आपके मुताबिक रेगुलेटरी बॉडी हो और वो इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दे। कितनी फीस वसूली जाती है, कितनी फीस वसूली जाती है? मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था तो ओझा जी ने कहा वसूला मत बोलिए, लेकिन कितनी फीस देते हैं आप? मैम फीस 1.5 लाख से ज्यादा है। कम से कम 1,85,000 जीएस की चली जाती है, 15,000 चली जाती है सीसेट की, 60 से 70 हजार आप ऑप्शनल की लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज 20,000, अगर मेंटरशिप लेनी हो तो 50,000। मेंटरशिप में क्या होता है? मेंटरशिप में होता है कि पर्सनल गाइडेंस होता है, बट मैम प्रॉब्लम ये है कि सबने बोला कि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। मैम हर सब्जेक्ट को लेकर के इतने सोर्सेज अवेलेबल है ना कि एक पर्सन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, वो समझ नहीं पाता कि राइट रिसोर्स वो कौन सा पिक करे, उसे समझ नहीं आता। ठीक है सर, ये फीस कौन तय करता है? यानी जितना बड़ा टीचर, सुपरस्टार टीचर, उसकी उतनी ज्यादा फीस, कोई लिमिट है? ये इंडस्ट्री, ये कोचिंग का ओनर तय करता है, ये जो ओनर है उसका वो तय करता है कि फीस इतनी होगी। ये नहीं, जैसे सर आप एक क्लास लेते हैं, समझाइए हमारे दर्शकों को भी कैसे तय करते हैं आप? जैसे मेरी कोचिंग अवधोजा क्लासेस, तो मैं तय करूंगा कि फीस कितनी होगी, और वो कुछ भी हो सकती है। अब वो कुछ भी हो सकती है। और उस फीस के बदले मिलता क्या है छात्रों को? फीस के बदले क्या सुविधाएं मिलती हैं? जब वो फीस देते हैं, बेसमेंट में क्लास करते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती, 800-800 बच्चे एक क्लास में ठूस दिए जाते हैं, इस फीस के बदले यही सुविधाएं देती हैं कोचिंग? मैम कोचिंग इनके पढ़ाने की सुविधा देती है। एक एक करके मैम आप मेरी बात सुनो जी। ये जो बाहर का पूरा खेल चलता है, जैसे अभी एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की कि हम कोचिंग को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। हाँ। इतना प्रेशर राजेंद्र नगर पे बढ़ गया है, इतना ज्यादा, आप ये समझ लो एक एक कमरे में एक बेड की जो बेड का जो रेंट है वो 20 से 25,000 रुपए है। मतलब राजेंद्र नगर में रहना, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हमने ये लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की और हम गए जिस कंडीशन में वो बच्चे रहते हैं, मतलब जहां पर कमरे में बाथरूम में उन्होंने रूम बना दिया है, किचन में स्लैब पर सोने की जगह बना दी गई है, जहां पार्टीशन नहीं हो सकता वहां कार्डबोर्ड का पार्टीशन कर दिया है ताकि कमरा 2 हिस्सों में बंट जाए।
इस तरह से बच्चे वहां रह रहे हैं, तो क्यों ये जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, टीचर्स के भी बड़े बड़े नाम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी बड़े बड़े नाम है, वो क्यों नहीं थोड़ा सा प्रेशर अपने आसपास की सिविल सोसाइटी की भी तो कोई जिम्मेदारी है, आपकी एक सिविक सेंस भी होनी चाहिए, आपकी एक सिटीजन के तौर पर, आपके एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूट होने के तौर पर इन सब की जिम्मेदारी तो कुछ तो बनती है उस इलाके के लिए, इन छात्रों के लिए, लेकिन उन्हें